प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था समानता का अधिकार। तो उसमें हमने देखा था कि मूल अधिकार में एक अधिकार हमारा समाप्त हो गया, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे, जानेंगे कि आर्टिकल 19 से दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 22। तो हम आज शुरू करेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के बारे में आज हम जानेंगे। क्या जानेंगे? आर्टिकल 19 के बारे में आज हम जानेंगे। तो आर्टिकल 19 में आप देखेंगे कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। आर्टिकल 19 को भी स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। इसमें अभिव्यक्ति की पहला क्या है? अभिव्यक्ति। पहली स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति। इसमें पहली स्वतंत्रता का नाम है विचार व अभिव्यक्ति। इसमें ये कह रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, सभी नागरिक जो होंगे भारत में रहने वाले, क्योंकि भारत में आप देखें किसी भी देश में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक नागरिक रहते हैं, एक दूसरा विदेशी रहते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है ये अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है। तो भारत में रहने वाले सभी भी नागरिक क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके तहत अभिव्यक्ति के तहत ये क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को बोल सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं। अभिव्यक्ति के तहत अपने विचारों को, इसमें आपका शामिल है कि आप बोल अगर सकते हैं। इसमें मौन का भी अधिकार शामिल है। क्या शामिल है इसमें? मौन का भी अधिकार शामिल है। इसमें कौन कौन से अधिकार है? अगर आप बोल सकते हैं, मौन भी रह सकते हैं। आपका बोलने का नाम क्या है? मौन भी रह सकते हैं। किसी भी बात को लेकर मौन भी रह सकते हैं। किस आर्टिकल में ये अधिकार है आपका? आर्टिकल 19 का फर्स्ट में कौन सा अधिकार है? मौन रहने का भी अधिकार है। आप इसमें देखेंगे कि मौन अगर रह सकते हैं आप इसमें, तो और इसमें आप सूचना मांगने का भी अधिकार है। इसमें आरटीआई का भी अधिकार है। किसमें है? आर्टिकल 19 का फर्स्ट में आरटीआई का भी अधिकार है। आप किसी से भी जानकारी मांग सकते हैं। पूछना का अधिकार भी किसमें है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में पूछना का भी अधिकार है। पूछना का अधिकार आप इसमें देखेंगे कि पुतला जलाने का भी अधिकार है। क्या है? पुतला पुतला जलाने का भी अधिकार किसमें है? अगर किसी से आप रुष्ट है तो उस व्यक्ति का पुतला भी आप जला सकते हैं। किसमें है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में है। पुतला जलाने का भी अधिकार किसमें है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में। और देखिए इसमें कौन कौन से अधिकार है? झंडा लहराने का अधिकार। झंडा लहराने का भी अधिकार इसमें है कि ये भी आपकी अभिव्यक्ति में आता है। आप अपना विरोध भी दर्शा सकते हैं। मतलब लिखित या मौखिक रूप में, चाहे जिस रूप में आप क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसमें आपकी मीडिया की भी स्वतंत्रता आ जाती है। क्या आ जाती है? मीडिया की आजादी किसमें आ जाती है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में ही मीडिया की भी आजादी आ जाती है, क्योंकि ये उनकी अभिव्यक्ति हुई होती है। मीडिया क्या होती है? विचार व अभिव्यक्ति ही होती है कि आप लिखित या मौखिक रूप में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 कितना इंपॉर्टेंट है। अपने विचारों को आप पहुंचा सकते हो। पहले में क्या कर रहा? अभिव्यक्ति का अधिकार। हम दूसरा देखते हैं। मौन रह भी सकते हैं, आरटीआई भी है, पुतला भी जला सकते हैं, झंडा भी लहरा सकते हैं। मीडिया की भी आजादी आर्टिकल 19 फर्स्ट से मिली हुई है। हम दूसरा देखते हैं 19(2). 19(2) क्या है? 19(2) संघ बनाने का अधिकार। 19(2) क्या है? संघ बनाने का अधिकार। 19(2) क्या कर रहा है? संघ बनाने का अधिकार। आपको अपनी बातों को बताना है तो कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। संगठन संघ आप बनाओगे, क्या करोगे? कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा करके अपनी बातों को उन्हें बता सकते हो किसी भी कार्य के लिए। लेकिन इकट्ठा तो होंगे, लेकिन इसमें ये कहा गया है ये सम्मेलन कैसा होगा? संघ जो बुलाया जाएगा, सम्मेलन बुलाया जाएगा, क्या कैसा होगा? शस्त्र रहित सम्मेलन होगा। मतलब इस सम्मेलन में बिना हथियार के सब लोग इकट्ठा होंगे। शस्त्र रहित सम्मेलन होगा। संघ या सम्मेलन बुलाने की आजादी 19(2) है। तो सम्मेलन कैसा होगा? शस्त्र रहित, इसमें कोई हथियार लेकर नहीं आएगा। सम्मेलन कैसा होगा? शस्त्र रहित सम्मेलन होगा। आर्टिकल 19(2) ये कह रहा है। तीसरा देखिए क्या कर रहा?
तीसरा कह रहा है संगठन बनाने का अधिकार। तीसरा कह रहा है संगठन बनाने का अधिकार। आप देखिए, कोई भी आपको अगर कार्य करना है तो उसे उस कार्य को अस्थायी रूप आप दे सकते हो। क्या कर सकते हो? एक संगठन भी बना सकते हो। एक संगठन भी बना सकते हो। संगठन अपना बना रहेगा तो उसके सदस्य होंगे, निरंतर कार्य करते रहेंगे, तो उसे अस्थायी रूप देना मतलब संगठन भी बना सकते हो। अपनी बात को लेकर, अपने विचारों को लेकर आप संगठन भी स्थापित कर सकते हो। आर्टिकल 19 का 3 ये आपको अधिकार दे रहा है। अब हम अगला देखेंगे। अगला क्या है? अगला 4। 4 में कह रहा है कि अबाध संचरण की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? अबाध संचरण। 4 में ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आप जहां भी आपको जाना है, आपको घूमने की आजादी है। भारतीय राज्य क्षेत्र में जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर सकते हो? आप घूम सकते हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(4) यही कह रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हो। कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं है, क्योंकि ये आपका देश है। आपको ये आजादी देता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(4) अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 5 है। 5 में ये कह रहा है कि अगला क्या है? 5 में ये कह रहा है कि निवास। क्या कर सकते हो आप? निवास कर सकते हो। मान लो आप घूम रहे हो भारतीय राज्य क्षेत्र में, आप घूमने के दौरान आपको कोई स्थान अगर पसंद आ गया, तो आर्टिकल 19 का 5 ये कह रहा है कि अगर पसंद आ गया है तो आप वहां निवास भी कर सकते हो। आप वहां अस्थायी रूप से बस सकते हो। क्या कर सकते हो? आप वहां अस्थायी रूप से अपना घर बना लो, वहां आप रह सकते हो। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी, आप यूपी के हैं कहीं भी चले जाइए, आप साउथ में तमिलनाडु रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चले जाइए आप केरला रह जाइए, असम चले जाइए आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप क्या कर सकते हैं? अस्थायी रूप से बस सकते हैं। यही है आर्टिकल 19 का 5वां, निवास की स्वतंत्रता है। बसना दो तरीका, एक अस्थायी रूप से, दूसरा अस्थायी रूप से। अपना वहां घर बना लो, जगह जमीन ले लो, अपना वहां बस जाओ अस्थायी रूप से। निवास की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का 5 कह रहा है। अब अगला है, अगला जो था संपत्ति की स्वतंत्रता। क्या थी? संपत्ति की स्वतंत्रता। आप देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना था उस समय आर्टिकल 19 में 7 आर्टिकल थे। कितने थे? आर्टिकल 19 में 7 भाग थे आर्टिकल 19 के। छठा जो था संपत्ति का अधिकार था। इसे कहने से मतलब हो गया कि संपत्ति भी हमारा अधिकार है। संपत्ति भी हमारा अधिकार है। तो आपको पता है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, मूल अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता, न तो राज्य छीन सकता है, न ही मूल अधिकारों को आपसे कोई व्यक्ति छीन सकता है। अगर छीनेगा तो आप कहाँ जाएंगे? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन सरकार को अगर कोई काम करना हो तो भूमि का अधिग्रहण तो करना ही पड़ेगा। सरकार रेलवे लाइन बिछा रही है, सरकार कहीं पे कुछ कंपनी बना रही है, सरकार कुछ भी कर रही है, तो किसी किसी की भूमि तो चाहिए ही ना। भूमि का अधिग्रहण तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब जिसकी भूमि आ जाती थी, अगर वो अपनी भूमि को सरकार को न दे तो सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि संपत्ति उसका मूल अधिकार था। तो विकास कार्यों में दिक्कतें आने लगी, विकास कार्यों में प्रॉब्लम आने लगी। तो प्रॉब्लम आने लगी थी, क्या किया गया 1978 में? क्या किया गया 1978 में? उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया? संविधान में संशोधन किए, 44वां संशोधन, 44 अमेंडमेंट किए गए। कब किए गया? 1978 में। 44वां संशोधन कब किया गया? 1978 में। इसके तहत क्या किया गया? इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिए। क्या किया गया? इसमें से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिए गया, और इसे उठाकर क्या कर दिए गए? आर्टिकल 3 से कम में रख दिए गए, जो कि अब हमारा मूल अधिकार नहीं है। वो अब हमारा क्या है? विधिक अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है। इसे कहने से मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 के ही बीच में आते हैं। इन्हें ही लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अब 3 से कम में रख दिए गए। इस प्रकार संपत्ति हमारा मूल अधिकार अब नहीं है। अब राज्य चाहे तो हमसे हमारी संपत्ति को छीन सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति हमसे हमारी संपत्ति को नहीं छीन सकता। तो विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार वो होते हैं कि
कानूनी अधिकारों को हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन राज्य चाहे तो कानूनी अधिकारों को हमसे छीन सकता है। लेकिन जब तक मूल अधिकार था तो न तो राज्य छीन सकता था, न ही कोई व्यक्ति हमसे मूल अधिकारों को छीन सकता था। तो संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त कर दिए गए। अब छठे नंबर पर जो आ जाता है, कौन सा है, सातवें पर जो था, ये था व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्या था, व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब आप देखेंगे कि आप घूम रहे चौथे में, आप अस्थायी रूप से निवास कर लिए। अब निवास कर लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई तो वहां व्यवसाय करना पड़ेगा ना, रोजी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए कोई न कोई तो काम तो करना पड़ेगा ना वहां पर। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करने की भी आपको आजादी दी गई आर्टिकल 19 के तहत। जैसे व्यवसाय करने के लिए आप कोई भी रोजगार कर लो, कोई भी आप दुकान रख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि व्यवसाय तो करने को कहा, लेकिन आप अनैतिक व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहां पर जाकर शराब बेचने लगोगे। व्यवसाय का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहां पर बंदूक बेचने लगोगे। ये आप अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अनैतिक कार्य को नहीं कर सकते। जो समाज की दृष्टि से नैतिक कार्य है उस कार्य को आप कर सकते हैं, लेकिन अनैतिक कार्यों को आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये था आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। तो इसे आप देखेंगे कि ये स्वतंत्रताएं ऐसी नहीं है कि ये आपको हमेशा प्राप्त होती रहेंगी। ये स्वतंत्रताएं ऐसी नहीं है कि जो हमेशा आपको प्राप्त होती रहेंगी। इससे इन स्वतंत्रताओं पर बैन भी लगाया जा सकता है। इन स्वतंत्रताओं पर बैन भी लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, किस आधार पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता, जनजातियों के हित में, नैतिकता के कारण, न्यायालय की अवमानना के कारण, विदेशी देशों से संबंध, इस आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर बैन भी लगाया जा सकता है। जैसे आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी बोल देंगे, किसी को गाली दे देंगे। आप किसी दूसरे देश के अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है उसे आप गलत कहने लगेंगे जिसका हमारे देश से अच्छा संबंध है, आप देश के विरुद्ध कुछ बोलने लगेंगे तो आपकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। आप देश के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आपकी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता निलंबित की जा सकती है, लेकिन निलंबन कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता, अगर आप देश के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, विदेशी देशों के संबंधों के आधार पर, जनजातियों के हित में, नैतिकता के आधार पर, तो आपकी स्वतंत्रता को कम भी किया जा सकता है। दूसरा, संघ बना रहे हैं तो संघ बनाने की छूट तो है, आप देखेंगे छूट तो है, लेकिन आप वहां पर अगर संघ बना रहे हैं तो संघ में कुछ ऐसा काम करने के लिए लोगों पर है जिससे देश की एकता को संकट हो, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो जो सम्मेलन आप बुलाएंगे, सम्मेलन पर रोक लगाई जा सकती है। आप भड़काने काम किसी कर रहे हो सम्मेलन बुलाकर, तो रोक लगाई जा सकती है। कोई ऐसा अगर संगठन आप बनाए है जो संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई संगठन लिप्त है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये सब अधिकार ऐसे नहीं है कि आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। अब पंचरण की, आपको देश के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप घूम टहल सकते हैं, लेकिन जनजातीय हितों के संरक्षण के लिए आपकी इस स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि जनजाति जो होते हैं, जनजातियों का कल्चर अलग होता है। आपके वहां जाने से जनजातियों के हितों को खतरा होगा, इसलिए जनजातियों के हितों के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा सकता है कि ऐसे क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। निवास करने की स्वतंत्रता है तो आप जनजातीय क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकते, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ आप निवास नहीं कर सकते। आप व्यवसाय करने की छूट है तो व्यवसाय, सारे व्यवसाय को आप नहीं कर सकते। इस प्रकार ये जो स्वतंत्रता है इस पे काफी शर्तें भी लगी हुई, इस स्वतंत्रता पर काफी शर्तें भी लगी हुई है। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा देश के भीतर चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई, पांचवा आप देखेंगे कि निवास करने की स्वतंत्रता है, छठा कोई भी व्यवसाय आप कर सकते। तो ये स्वतंत्रता देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये स्वतंत्रता है। इसलिए आर्टिकल 19 को क्या कहा जाता है, संविधान का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इस आर्टिकल को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इस प्रकार ये आर्टिकल समाप्त हो गया। धन्यवाद।